नमस्कार दोस्तों। आज का जो टॉपिक होगा आपका 12th एग्रीकल्चर का जो पार्ट नंबर 3 है, लेसन नंबर फर्स्ट का, उसके बारे में स्टडी करेंगे। और ये जो पार्ट थर्ड है उसमें मोस्टली अपना जो सीड आता है, बीज आता है, बीज के बेसिक्स, इसके इम्पोर्टेंट जो कैरेक्टर्स होते हैं, बीज के प्रकार होते हैं, सीड डोरमेंसी होती है, डोरमेंसी को कैसे भंग किया जाता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आप अपनी क्लास के अंदर पूरा एंजॉय कीजिए और हमारी जो क्लास है इसको आप थोड़ा सा हॉनेस्टी तरीके से देखने का प्रयास कीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों अपन बात करते हैं बीज क्या होता है। बीज का अलग अलग जो साइंटिस्ट है, अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा, अलग अलग जो है साइकोलॉजी के द्वारा अलग अलग इसका डेफिनेशंस दिया गया है। लेकिन अपन बात करेंगे जो पुष्प है, पुष्प का परिपक्व बीजांड होता है, उस पुष्प के परिपक्व बीजांड को बीज कहा जाता है। और इस बीजांड का जो एम्ब्रियो होता है वो एक सुरक्षात्मक आवरण से घिरा होता है। तो इसे सुरक्षात्मक आवरण से घिरे हुए जो है उस पार्ट को अपन क्या कहेंगे? बीज कहेंगे। तो यहां पर देखो जो पुष्प आता है आपका, पुष्प के परिपक्व पुष्प के परिपक्व बीजांड जिसका भ्रूण एक सुरक्षात्मक आवरण से घिरा रहता है, सुरक्षात्मक आवरण से घिरा रहता है और अपने समान एक नया पौधा उत्पन्न करता है, एक नया पौधा उत्पन्न करता है। इस भाग को क्या कहा जाता है दोस्तों? बीज कहा जाता है। ठीक है, बहुत गजब का डेफिनेशन है। पुष्प के परिपक्व बीजांड जिसका भ्रूण एक सुरक्षात्मक आवरण से घिरा रहता है उसे बीज कहा जाता है। एक डेफिनेशन और आती है, पादप का वो भाग जो अपने समान एक नए पौधे को जन्म देने की क्षमता रखता है, चाहे वो तना हो, इसके अलावा वो जड़ हो, चाहे वो पत्ती हो, उस पादप भाग को भी बीज कहा जाता है जो अपने समान एक नए पौधे को जन्म देने की क्षमता रखता है। जैसे आपने देखा होगा आपका जो गन्ना है, गन्ने का जो तना होता है, गन्ना है, गन्ने का तना है, इसके अलावा जैसे आलू है, तो इसमें आपने देखा होगा बीज का जो काम करता है वो बीज का काम इसमें तना और इसमें क्या करता है दोस्तों? ट्यूबर जो है वो बीज का काम करता है। ठीक है, तो पादप का वे भाग जो अपने समान एक नए पौधे को जन्म देने की क्षमता रखता है उस पादप भाग को बीज कहा जाता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे तो देखिएगा जो बीज के उत्तम बीज के जो गुण है, उत्तम बीज के गुणों के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये बीज का। आपकी एग्जाम के अंदर कई बार क्वेश्चन आता है बीज को परिभाषित देते हुए, बीज के जो बीज के उत्तम गुण है उसकी व्याख्या कीजिए। तो यहां पर उत्तम बीज के जो गुण है, उत्तम बीज के गुणों में जो पहला गुण है वो है दोस्तों आनुवांशिक शुद्धता। आनुवांशिक शुद्धता जो होती है इसे अपन जीपी के नाम से भी संबोधित कर सकते हैं। जीपी मीन्स होता है जेनेटिक प्योरिटी। जेनेटिक प्योरिटी से आशय है कि जो बीज बुआई के लिए किसान अपने खेत में काम में लेता है वो बीज आनुवांशिक रूप से 100% शुद्ध होना चाहिए, है ना। उसकी शुद्धता का आशय यह है कि उसने जो वैरायटी बोने का लक्ष्य रखा है उस बीज में उसी वैरायटी के 100% सीड अवेलेबल होना चाहिए, उसमें अन्य किसी वैरायटियों के बीजों का मिक्स नहीं होना चाहिए। तो ये जो गुण है, इस गुण को आनुवांशिक शुद्धता या जेनेटिक प्योरिटी के नाम से जाना जाता है। तो बुआई के लिए जो काम में लिया जाने वाला जो बीज है वो जेनेटिक रूप से 100% क्या होना चाहिए दोस्तों? शुद्ध होना चाहिए। ठीक है, पहली कंडीशन ये है। एक आता है जैसे भौतिक शुद्धता।
भौतिक शुद्धता का मतलब क्या होता है? भौतिक का मतलब होता है फिजिकल और शुद्धता का मतलब क्या होता है? फिजिकल प्योरिटी। तो भौतिक शुद्धता जो होती है उसका अर्थ होता है आपका फिजिकल प्योरिटी, ठीक है। अब यहां पर दोस्तों अपन फिजिकल प्योरिटी का मतलब देखें तो ये होता है कि हमारा जो बीज होता है, हमारे बीज के अंदर खरपतवार, कंकड़ पत्थर, अन्य किस्मों के बीज या और भी कोई अवांछित अशुद्धियां होती है, वो अवांछित अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए। हमारा बीज 100% जो है वो भौतिक रूप से शुद्ध होना चाहिए। भौतिक शुद्धता का एक फॉर्मूला आता है, भौतिक शुद्धता का पीपी बराबर एक आता है बेटा शुद्ध बीजों का भार, शुद्ध बीजों का भार बटेवा कुल बीजों का भार मल्टीप्लाई क्या है बेटा आपका 100, ठीक है। तो आप यहां पर देखिएगा आपका जो फॉर्मूला है वो क्या है, भौतिक शुद्धता बराबर शुद्ध बीजों का भार बटेवा कुल बीजों का भार इंटू क्या है 100। जैसे अपन बात करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, एक बीज नमूना है, उस बीज नमूने के अंदर कुल बीजों की जो मात्रा है वो है दोस्तों 500 ग्राम। अब कुल बीज नमूना 500 ग्राम है। जब इस बीज नमूने के अंदर हमने देखा, इसकी शुद्धता का ज्ञान किया, तो इसमें देखा कि इसमें 20 जो बीज है 20 ग्राम है वो क्या निकले, खरपतवार निकले। इसमें 20 ग्राम इसमें खरपतवार निकले, 20 ग्राम इसमें क्या निकले, अन्य फसलों के बीज 20 ग्राम निकले दोस्तों इसमें अन्य फसलों के बीज। और इसके अलावा इसमें 10 जो ग्राम है, 10 ग्राम क्या मिले, अन्य किस्मों के बीज, 10 ग्राम मिले इसमें अन्य किस्मों के बीज। तो हमारा जो बीज नमूना है, हमारे बीज नमूने की भौतिक शुद्धता हमारे को ज्ञात करनी है। एक बार पुनः देखिएगा, भौतिक शुद्धता ज्ञात करने का जो फॉर्मूला आता है वो आता है फिजिकल प्योरिटी बराबर शुद्ध बीजों का भार बटेवा कुल बीजों का भार इंटू क्या है 100। हमारे पास इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमने एक एग्जाम्पल तैयार किया। वो एग्जाम्पल है कि हमारे पास 500 ग्राम गेहूं का बीज है। इस 500 ग्राम गेहूं के बीज का हमने जब भौतिक आंकलन किया तो इसमें पाया कि 20 ग्राम खरपतवार निकले, 20 ग्राम अन्य फसलों के बीज निकले और 10 ग्राम क्या निकले दोस्तों इसमें अन्य किस्मों के बीज। तो इसका मतलब यहां पर जो अशुद्धियां है, अशुद्धियां कितनी हो गई 50 ग्राम, ठीक है। तो ये आपकी अशुद्धियां कितनी हो गई दोस्तों 50 ग्राम। तो यहां पर देखिएगा जैसे शुद्ध बीज कितने हो गए 500 माइनस 50 बटेवा 50 मल्टीप्लाई क्या है दोस्तों 100। तो यहां पर अपन कह सकते हैं जैसे 450 बटेवा 500 इंटू क्या हो गया दोस्तों 100, ठीक है। तो ये आपका जो है इसका कैलकुलेशन करते हैं तो 00 से 00 गया, 9 का भाग देंगे 45 में तो ये 5 का भाग देंगे 45 में तो कितनी बार जाता है 9 बार। तो ये जो अपना बीज नमूना है, इस बीज नमूने की जो प्योरिटी परसेंटेज है, भौतिक शुद्धता है दोस्तों, वो कितनी है, वो 90% है, ठीक है। तो हम जो बीज जो काम में लेते हैं वो भौतिक रूप से ज्यादा शुद्ध होना चाहिए, उसमें अन्य किस्मों के बीज नहीं होने चाहिए, अन्य फसलों के बीज नहीं होने चाहिए और उसमें कोई खरपतवार वगैरह नहीं होना चाहिए। जैसा कि इस प्रकार का न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में दिया जाता है, तो आप जो है शुद्ध बीजों का भार बटेवा कुल बीजों का भार इंटू 100 इसके हिसाब से आप मल्टीप्लाई करके आप इसका आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये भौतिक शुद्धता। अब यहां पर देखिएगा ये जो 50 ग्राम आया, भौतिक अशुद्धियों को क्या कहा जाता है दोस्तों डॉकेज। ये नोटेड पॉइंट है। आपसे पूछा जाए बीज के अंदर पाई जाने वाली जो भौतिक अशुद्धियां हैं उन भौतिक अशुद्धियों को क्या कहेंगे, तो बीज में पाई जाने वाली भौतिक अशुद्धियों को डॉकेज कहा जाता है। इस बात का भी आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है, ठीक है। तो बीज की अशुद्धियां क्या कहलाती है, डॉकेज। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप है ना इसको जरूर याद रखना। नेक्स्ट देखिएगा, इसको मैं हटा देता हूं, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा आप। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, तीसरा जो पॉइंट है वो है आपका बीज औज। बीज औज का जो अर्थ होता है वो होता है दोस्तों आपका सीड विगर। बीज औज से तात्पर्य है सीड विगर। अब देखो विगर मीन्स क्या होता है, ओज मीन्स क्या होता है।
ओज मीन्स होता है कि जो बीज की क्रियात्मक सक्रियता होती है कि बीज देखने में कैसा है, सुंदर, सुडौल, उगने की कैपेसिटी कितनी है, जर्मिनेशन कैपेसिटी जो होती है वो है ना तीव्र होनी चाहिए। तो ये सारे जिसे अपन बात करेंगे, जो बीज है वो देखने में कैसे लगे, अपने को देखने में सुंदर लगे, देखने में सुंदर लगे। इसके अलावा कैसे लगे दोस्तों, सुडौल। सुडौल का मतलब क्या होता है, बीज फूला हुआ हो और उसकी जो क्रियात्मक सक्रियता होती है, क्रियात्मक रूप से क्या होना चाहिए दोस्तों, क्रियात्मक रूप से सक्रिय होना चाहिए, ठीक है। और उसका अंकुरण क्या हो, अंकुरण भी तेजी से हो, अंकुरण क्या हो दोस्तों, तेजी से हो। तो ये सभी चीजें मिलकर ये क्या करती है, ओज का निर्माण करती है, सीड विगर जिसको अपन कह सकते हैं कि जो बीज बुआई के लिए काम में लेंगे, देखने में मोटा, सुंदर, सुडौल, क्रियात्मक, सक्रिय, ठीक है। और एक उसकी जो अंकुरण जो है, अंकुरण कैपेसिटी भी बहुत फास्ट हो ताकि जो पौधा है वो जल्दी डेवलप हो सके। ये सभी चीजें आपके जो सीड विगर होता है उसके अंदर सम्मिलित होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो कह रहा है अंकुरण क्षमता। तो देखिएगा पॉइंट नंबर जो 4 है, बीज का चौथा जो गुण है वो क्या है आपका, अंकुरण क्षमता। तो यहां पर देखेंगे अंकुरण क्षमता को कहेंगे दोस्तों जर्मिनेशन परसेंटेज। अंकुरण जो क्षमता होता है, अंकुरण क्षमता क्या है दोस्तों आपका, जर्मिनेशन परसेंटेज, ठीक है। इसको जीपी के नाम से दर्शाएंगे, सॉरी। अब देखिएगा जर्मिनेशन परसेंटेज, आपने देखा होगा प्रत्येक फसलों का जर्मिनेशन परसेंटेज क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे अपन बात करेंगे संकर जो मक्का है, संकर मक्का का जो जर्मिनेशन परसेंटेज होता है वो कितना होता है दोस्तों, वो होता है आपका 90, ठीक है। सर्वाधिक जर्मिनेशन परसेंटेज जो होता है वो किसका होता है, मक्का का। इसके अलावा जो चना है, जो है गेहूं है आपका, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा चना है, तो इनका जर्मिनेशन परसेंटेज कितना होता है, 85% होता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कौन सी फसल का जर्मिनेशन परसेंटेज कितना है। जैसे धान है आपका, धान के अलावा जैसे आपका जवार है ना, जवार के अलावा जैसे आपका तिल है, तो इन फसलों का जर्मिनेशन परसेंटेज जो आता है वो आता है दोस्तों आपका 80%, ठीक है। उसके अलावा जैसे बाजरा, मूंग, मोठ, बाजरा है आपका, इसके अलावा जैसे मूंग है, इसके अलावा जैसे बेटा मोठ है आपका, तो इनका जो जर्मिनेशन परसेंटेज होता है वो 75 होता है। और सेकंड लास्ट अपन बात करेंगे मूंगफली, सोयाबीन और सूरजमुखी जो आता है। जैसे मूंगफली है आपका, सोयाबीन है, इसके अलावा सूरजमुखी है। तो इसका देखिएगा, इसका जर्मिनेशन परसेंटेज कितना आता है, 70। और लास्ट आता है दोस्तों आपका कपास। कपास का जो जर्मिनेशन परसेंटेज होगा वो कितना होता है आपका, 65%, ठीक है। तो ये भी आपको बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि हमारा जो किसान मोस्टली जो खेतों के अंदर फसल बोता है, इनका बेसिकली जर्मिनेशन परसेंटेज जो होता है वो कितना होता है। जैसा कि मैंने बताया सर्वाधिक जर्मिनेशन परसेंटेज आपका हाइब्रिड जो मेज होता है, संकर मक्का होता है, इसका जर्मिनेशन परसेंटेज सर्वाधिक जो होता है वो कितना होता है, 90। इसके अलावा जैसे जो गेहूं, चना का 85 होता है दोस्तों, धान, जवार, तिल का आपके 80 होता है। इसके अलावा बाजरा, मूंग और मोठ का 75 होता है। मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी का 70। और इसके अलावा जो कपास होती है, कपास का कितना होता है दोस्तों, 65% इसका जर्मिनेशन परसेंटेज होता है। आपको ध्यान में रखना है कपास का जर्मिनेशन परसेंटेज बहुत कम होता है। मात्र 100 बीज आप उगाओगे तो 100 बीज में से आपका 65% जर्मिनेशन परसेंटेज रहता है, मात्र 65% बीज ही उग पाते हैं। अब देखिएगा जो इसका जो है, इसका जो एक फॉर्मूला होता है, जीपी बराबर अंकुरित बीज, अंकुरित बीजों की संख्या, अंकुरित बीजों की संख्या। उसके बाद में दोस्तों सेकंड है आपका बोए गए
कुल बीजों की संख्या, बोए गए कुल बीजों की संख्या इनटू क्या होता है 100। ये आपका जो है अंकुरण परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला है। अंकुरित बीजों की संख्या बटेवा बोए गए बीजों की संख्या इनटू क्या है आपका 100 है। ठीक है, अब देखो हमारे पास एक एग्जाम्पल है, जैसे हमारा एक बीज नमूना है। हमारे इस बीज नमूने में कुल बीज कितने हैं दोस्तों 100 बीज है। ठीक है, कुल बीजों की संख्या कितनी है 100। इन 100 बीजों को हम उगाएंगे तो उगाने पर देखा कि इसमें से मात्र 90 बीज ही जर्मिनेटेड हुए, बाकी 10 बीज जर्मिनेटेड नहीं हुए। तो इसको देखो अपन सोल्व करते हैं। जर्मिनेशन परसेंटेज बराबर अंकुरित बीज कितने हैं 90, कुल कितने बोए थे आपने 100 इंटू क्या है 100, तो 100 को 100 से अपन जो है हटाएंगे। अब यहां पर इसका जो जर्मिनेशन परसेंटेज है वो कितना आया बेटा 90%। इसका जो जर्मिनेशन परसेंटेज है वो कितना आया 90%। तो आपका जो ये बीज नमूना है, इस बीज नमूने का जर्मिनेशन परसेंटेज जो है वो कितना है 90%। तो इस प्रकार से अपन अंकुरण प्रतिशतता को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में पांचवा जो टॉपिक है वो है आपका बीजों की वास्तविक उपयोगिता का मान। वास्तविक उपयोगिता का मान जो होता है उसे अपन क्या कहेंगे आरवी। आरवी आपने देखा होगा क्या रियल में, रियल का मतलब क्या है वास्तव में, और पी तिर्स क्या है वैल्यू, वैल्यू का मतलब होता है उसकी उपयोगिता। एक जैसे आपके पास में एक उदाहरण दे दिया जाए कि एक बीज नमूना है, उस बीज नमूने की जर्मिनेशन परसेंटेज जो है वो है आपकी 90% और उस बीज नमूने की प्योरिटी परसेंटेज है वो भी कितनी है आपकी 90%। तो उस बीज नमूने की आरवी का मान ज्ञात कीजिए। आरवी मीन्स क्या है वास्तविक उपयोगिता का मान। अब यहां पर दोस्तों आरवी बराबर देखिएगा, इसका फॉर्मूला आता है जर्मिनेशन परसेंटेज मल्टीप्लाई प्योरिटी परसेंटेज बटेवा क्या है आपका 100, इसका जो फॉर्मूला है। अब यहां पर अपन बात करेंगे आरवी बराबर जीपी का जो मान है, जीपी का मान कितना है 90, पीपी का मान भी कितना है 90 बटेवा क्या है दोस्तों आपका 100। तो 00 से 2 जीरो गए और 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 81। तो हमारा जो बीज नमूना है ये, इसका रियल वैल्यू जो है वो दोस्तों कितना है आपका 81। आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो बीज किसान खेत में बुआई के लिए काम में लेता है वो उत्तम बीज भौतिक रूप से कम 75% से क्या होना चाहिए ज्यादा। यदि बीजों की वास्तविक उपयोगिता का मान यदि 75 से कम हो जाता है तो उस बीज को बुआई के लिए काम में नहीं लेना चाहिए। तो ये आपका जो पांचवा गुण है जिसको अपन है ना आरवी के नाम से जानते हैं, ये आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद में देखिएगा दोस्तों पॉइंट नंबर जो 6 है, पॉइंट नंबर 6 की बात करेंगे मॉइस्चर परसेंटेज। आपने देखा होगा कि हमारा जो बीज होता है उस बीज को कितनी परसेंटेज नमी के ऊपर भंडारित किया जाता है। यहां अपन बात करेंगे जैसे अपना पहला जो है हमारी खाद्यान्न फसलें होती है दोस्तों। खाद्यान्न फसलें जो है, एक खाद्यान्न फसल आती है तो खाद्यान्न फसलों का जो भंडारण होता है किस नमी पर होता है 10 से 12। उसके बाद में अपन दलहन की बात करें, दलहन का जो भंडारण होता है वो होता है बेटा 8 से 10% पे। इसके अलावा जैसे आपका मसाला है, मसाला के अलावा आपका तिलहन है दोस्तों, तिलहन का भी तिलहन है आपके, तो इसको अपन है ना 6 से 8% नमी पर क्या किया जाता है भंडारित किया जाता है। तो ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाए खाद्यान्न फसलों को कितनी नमी पर भंडारित किया जाता है तो 10 से 12, दलहन की 8 से 10 और मसाला और तिलहन है 6 से 8% नमी पर इसे भंडारित किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका बीजों का जो नमी परसेंटेज है वो खाद्यान्न को, दलहन को, मसाले को किन किन अपन है ना परसेंटेज के ऊपर स्टोरेज किया जाता है। कई बार दोस्तों आपने देखा होगा किसान जल्दबाजी में अपने अनाज को बिना सुखाए स्टोरेज करता है, भंडारण करता है, तो भंडारण के अंदर बहुत सारे कीटों का अटैक हो जाता है। इसलिए हमें बीजों को हम जो थ्रेसिंग करते हैं, थ्रेसिंग के बाद में इसको धूप में थोड़े दिनों तक रखना चाहिए ताकि उसका मॉइस्चर कंटेंट है वो जो क्या है कम हो जाए। उसके बाद में नंबर जो 7 है वो है बीजों की जीवन क्षमता।
देखो जीवन क्षमता जो है, आपने कई बार देखा होगा बीजों की जीवन क्षमता जो है, कई बार अपन मार्केट से बीज खरीद के लेके आते हैं, उसके ऊपर लिखा हुआ रहता है कि इन बीजों की जो जीवन क्षमता है वो कितनी है, 3 से 4 वर्ष। ठीक है, 3 से 4 वर्ष बाद में जो बीज है वो एक्सपायर हो जाता है और उसकी पैकिंग के ऊपर एक्सपायरी डेट भी लिखी हुई रहती है। तो एक्सपायरी डेट के बाद का जो बीज है उस बीज को कभी भी बुआई के लिए काम में नहीं लेना है। कई बार क्या होता है, किसी एग्रो सेंटर के ऊपर पुराना जो बीज होता है उस पुराने बीज को किसान यदि जो है अपने खेत में लगा देता है तो उसके बीज जर्मिनेटेड नहीं हो पाते और किसान को भारी हानि होती है। ठीक है, तो ये आपके जो है पहला हमने पढ़ा बीज का डेफिनेशन, उसके बाद में हमने पढ़ा बीज के उत्तम गुण। ठीक है, तो बीज का उत्तम गुण, पहला आनुवंशिक शुद्धता, दूसरा भौतिक शुद्धता, तीसरा है अंकुरण प्रतिशतता, एक बीजों की वास्तविक उपयोगिता का मान, एक आता है बीज औज, उसके अलावा नमी प्रतिशत और एक पढ़ा हमने बीजों की जीवन क्षमता। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट अपन चलते हैं, नेक्स्ट आता है सीड प्रोडक्शन। सीड प्रोडक्शन का तात्पर्य जो होता है वो तात्पर्य है दोस्तों आपके बीज उत्पादन से। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए सीड प्रोडक्शन किस प्रकार से करते हैं, जैसे एक जो है एक कोई संस्था है, उस संस्था को एक अच्छा बीज तैयार करना है, सीड का प्रोडक्शन करना है, तो वो सीड का प्रोडक्शन किस प्रकार से करेंगे, चलो आज अपन यहां पर देखते हैं। तो देखिएगा पहला जो है, पहला क्या है आपका मूल केंद्रक बीज। ठीक है, मूल केंद्रक जो बीज है इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले सीड प्रोडक्शन के अंदर अपन ये देखते हैं कि जो बीज होता है वो बीज कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो अपन बात करेंगे यहां पर बीज के प्रकार की। तो बीज के प्रकार में पहली जो स्टेप आती है वो आती है मूल केंद्रक या न्यूक्लियस सीड, इसे अपन न्यूक्लियस सीड के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा जब किसी ब्रीडर को कोई नई वैरायटी रिलीज करनी होती है, नई वैरायटी उसको तैयार करनी होती है, तो वो सबसे पहले जीन बैंक से स्पर्म के रूप में न्यूक्लियस सीड वहां पर लेके आता है। तो अपन बात करेंगे ये बीज निर्माण की प्रारंभिक अवस्था है, जो इसकी आनुवंशिक शुद्धता होती है, इसकी आनुवंशिक शुद्धता होती है दोस्तों वो होती है 100%। इसके अलावा इसकी प्योरिटी परसेंटेज होती है वो भी कितनी होती है, 100%। ये मात्र और मात्र प्रजनक के पास रहता है। प्रजनक का मतलब क्या होता है दोस्तों, जिसको अपन ब्रीडर कह सकते हैं, और इसके ऊपर किसी प्रकार का टैग नहीं होता है। ठीक है, तो ये 4 बातें आपको ध्यान में रखनी है। न्यूक्लियस सीड क्या है, न्यूक्लियस सीड बीज निर्माण की प्रारंभिक अवस्था है, वो बीज है जो नई वैरायटी को रिलीज करने के लिए पहली बार काम में लिया जाता है, जो आनुवंशिक रूप से 100% शुद्ध होता है, भौतिक रूप से 100% शुद्ध होता है। ये मात्र प्लांट ब्रीडर जो पादप प्रजनक होता है उसी के पास होता है और इसके ऊपर किसी प्रकार का टैग नहीं होता। अब जो न्यूक्लियस सीड है, न्यूक्लियस सीड के द्वारा जिस बीज का निर्माण होता है वो बीज कौन सा है दोस्तों, प्रजनक। प्रजनक को अपन क्या कहेंगे, प्रजनक बीज को कहेंगे दोस्तों ब्रीडर सीड। ठीक है, पहला सीड आपने कंप्लीट कर लिया। अब देखिएगा आपसे पूछा जाए जो ब्रीडर सीड है, ब्रीडर सीड की जो सेकंड जो स्टेज आती है वो आता है आपका ब्रीडर सीड। ब्रीडर सीड जो होता है ये भी जो बड़ी संस्थाएं होती है, बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं, वहीं पे ये तैयार किया जाता है। ये भी नॉर्मल किसान के पास नहीं रहता। ये इसकी जेनेटिक जो प्योरिटी होती है वो भी 100% होती है, इसकी प्योरिटी परसेंटेज होती है दोस्तों वो भी 100% होती है। और ये किसके पास रहता है, पादप प्रजनक के पास रहता है। ये बड़े अनुसंधान संस्थानों के ऊपर प्लांट ब्रीडर के द्वारा डेवलप किया जाता है। इसके बाद में इस बीज के ऊपर जो टैग का रंग होता है वो कैसा होता है, गोल्डन। इसे अपन कह सकते हैं दोस्तों सुनहरा पीला। इसे क्या कह सकते हैं दोस्तों, सुनहरा पीला। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कई बार आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका जो ब्रीडर सीड है, प्रजनक सीड है, उस प्रजनक सीड के ऊपर किस प्रकार का टैग होता है, तो उसके ऊपर गोल्डन सुनहरे कलर का टैग होता है। आनुवंशिक रूप से 100% शुद्ध होता है, प्योरिटी परसेंटेज 100% होती है और ये भी उसी साइंटिस्ट, उसी ब्रीडर के पास रहता है जो उस वैरायटी को डेवलप करता है। ठीक है, तो ये बीज की जो है ये 2 स्टेज हो गई।
तीसरा जो स्टेज है, प्रजनक के बाद जो बीज आएगा, प्रजनक के बाद जो बीज आता है उस बीज को दोस्तों अपन बोलते हैं आधार बीज। प्रजनन कंडीशन में उगाने के बाद जो बीज आया वो बीज कौन सा है बेटा? आधार बीज। ठीक है, आधार बीज के बारे में अपन बात करेंगे। इसकी जो जेनेटिक प्योरिटी होती है दोस्तों वो होती है 98% तक। ठीक है, और इसकी जो पीपी होती है वो पीपी होती है दोस्तों इसकी 95% से अबव। और ये किसके पास रहता है? ये प्रमाणीकरण संस्थाओं के द्वारा। ये किसके पास रहता है? प्रमाणीकरण संस्थाओं के द्वारा, विश्वविद्यालय के द्वारा, या कोई भी जैसे कोई बड़ा संस्था है उसके पास होता है। और फाउंडेशन जो सीड होता है, फाउंडेशन सीड के ऊपर जो टैग का रंग होता है दोस्तों वो होता है व्हाइट या सफेद। ठीक है, तो ये चार बातें आपसे वहां पर पूछी जा सकती है कि आपका जो फाउंडेशन सीड होता है, आधार बीज होता है, इसकी जो जेनेटिक प्योरिटी होती है 98, प्योरिटी परसेंटेज 95, और इसका जो निर्माण होता है प्रमाणीकरण संस्थाओं के द्वारा या अनुसंधान संस्थानों के ऊपर इसका क्या होता है दोस्तों? निर्माण होता है। और ये जो है इस बीज के द्वारा जो नया बीज तैयार होता है उस नए बीज को क्या बोलेंगे? उस नए बीज को सर्टिफाइड या प्रमाणित बीज कहते हैं। सर्टिफाइड या प्रमाणीकरण जो बीज होता है, इस बीज का जो निर्माण होता है वो होता है प्रमाणीकरण संस्थाओं की देखरेख में। प्रमाणीकरण संस्थाओं की देखरेख में इसका जो निर्माण होता है प्रमाणीकरण संस्थाओं की देखरेख में होता है। और इसके बारे में अपन बात करेंगे, ये किस बीज से प्राप्त होता है? ये आधार बीज से प्राप्त है। ठीक है, इसका जो जेनेटिक प्योरिटी और आपका जो प्योरिटी परसेंटेज है ये मानकों के अनुरूप होता है दोस्तों। और ये वो बीज है जिसके ऊपर टैग का रंग कैसा होता है? नीला। इसके ऊपर टैग का रंग जो होता है वो कैसे होता है? नीला। वेरी वेरी मोस्ट है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और ये किसान को प्राप्त होने वाला बीज है। तो यहां आपसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है, किसान को प्राप्त होने वाला बीज कौन सा है? तो दोस्तों किसान को प्राप्त होने वाला जो बीज है उस बीज का नाम है प्रमाणित बीज। ठीक है, ठीक है, तो आप जो है बीज को हमने 4 स्टेज पे पढ़ा। पहला न्यूक्लियस, दूसरा ब्रीडर, तीसरा फाउंडेशन, और चौथा जो है सर्टिफाइड, जिसे अपन कह सकते हैं प्रमाणित बीज। अब देखो 2 चीजें आती है, एक है जैसे आधार बीज का स्रोत है, इसको थोड़ा सा आप देखिएगा, और एक आता है आधार बीज स्रोत है। अब यहां पर देखिए दोनों जो लाइनें हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार मेरे विद्यार्थी कहते हैं सर ये काफी हमारे को कंफ्यूज करता है। आधार बीज का स्रोत का मीन्स आधार बीज किससे बना? प्रजनक से। और आधार बीज का स्रोत कौन है? आधार बीज किसका स्रोत है? आधार बीज है दोस्तों प्रमाणित बीज का क्या है? स्रोत है। तो ये जो पॉइंट्स है इस पॉइंट को भी नोटेट कीजिएगा। आधार बीज का स्रोत है, ऊपर जाना है मतलब ब्रीडर, उसके बाद में आधार बीज स्रोत है, नीचे जाना है, और उसका जो अर्थ है वो क्या है बेटा? आपका प्रमाणित। मैं जहां तक समझ पा रहा हूं आपको सीड का डेफिनेशन, सीड के उत्तम गुण, उसके अलावा सीड प्रोडक्शन के अंदर बीज के प्रकार आपको क्लियरली समझ में आ गए होंगे। दोस्तों अब यहां पर एक और चीज देखते हैं, एक और बीज आता है जिसका नाम है रजिस्टर्ड या अपन कह सकते हैं पंजीकृत बीज। हालांकि पंजीकृत जो बीज होता है, पंजीकृत जो बीज होता है वो इंडिया में नहीं होता, और इस बीज के ऊपर पर्पल कलर का टैग होता है, और पर्पल को अपन कह सकते हैं इसके ऊपर बैंगनी रंग का जो है वो क्या पाया जाता है बेटा? टैग पाया जाता है। तो ये क्या हो गया आपका? ये आपके सीड प्रोडक्शन के अंदर सीड के जो टाइप थे वो दोस्तों क्या है? आपके कंप्लीट है। अब नेक्स्ट देखो इसके अंदर अपन आगे बढ़ते हैं
और अपन उत्तम बीज उत्पादन की वैज्ञानिक विधि के बारे में डिस्कस करेंगे कि अब हमारे को एक नया बीज तैयार करना है। तो नया बीज तैयार करने के लिए जो वैज्ञानिक मेथड होता है उस मेथड के द्वारा अपन एक नई वैरायटी को डेवलप करेंगे। नई वैरायटी को डेवलप करते समय हमारे को किन किन बातों के ऊपर ध्यान रखना है, तो यहां पर देखिएगा सबसे पहला जो है सिलेक्शन ऑफ सीड। सिलेक्शन ऑफ सीड का जो अर्थ होता है हमारे को एक बीज का क्या करना है दोस्तों, चुनाव करना है। अब देखिएगा मैंने आपको बताया जो प्लांट ब्रीडर होता है, जो नई वैरायटी डेवलप करता है, वो वैज्ञानिक जो होता है सबसे पहले एक उत्तम सीड का कलेक्शन करता है जो देखने में मोटा, सुडौल, चमकीला और उसका जो विगर है वो बहुत अच्छा हो। विगर मींस जो है बीज ओज जिसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे, उस प्रकार के बीज का क्या करता है, चुनाव करता है। उस बीज में किसी भी प्रकार की भौतिक शुद्धता नहीं होती और वो 100% जेनेटिक रूप से क्या होता है दोस्तों, प्योर होता है। उस बीज का क्या किया जाता है, चुनाव किया जाता है। बीज के चुनाव के बाद में दूसरी जो बात ध्यान में रखी जाती है वो है आपका आइसोलेशन डिस्टेंस। अब यहां पर अपन बात करेंगे, अभी कोरोना काल के अंदर आपने काफी बार सुना होगा उसको आइसोलेट हो जाना चाहिए, उसको अलगाव हो जाना चाहिए या उसको पृथक्करण रखना चाहिए। आइसोलेशन डिस्टेंस क्या होता है, देखिएगा आपका खेत नंबर ए है, इस खेत नंबर ए के अंदर आपने एक वैरायटी उगाई, ठीक है। दूसरा जो है आपका खेत नंबर जो बी है, उस खेत नंबर बी में भी आपने एक वैरायटी उगाई। जैसे यहां आपने चने का क्रॉप उगाया और चने की एक वैरायटी उगाई जिसका नाम है अवरोधी। अब आप यहां पर अवरोधी जो वैरायटी है उसका सीड प्रोडक्शन कर रहे हो। क्या कर रहे हो दोस्तों, सीड प्रोडक्शन कर रहे हो आप। अब इसके अलावा यहां पर देखिएगा एक वैरायटी है जिसका नाम है GNG 1000। दूसरी वैरायटी जो है वो क्या है, GNG 1000। अब यहां पर अपन बात करेंगे कि आपका खेत नंबर ए है, दूसरा खेत नंबर बी है, दोनों ही खेतों के अंदर आपने चना उगाया है लेकिन वहां पर अलग अलग वैरायटी उगाई है। आइसोलेशन डिस्टेंस क्या होता है, दो किस्मों के मध्य आनुवंशिक शुद्धता बनाए रखने के लिए जो आपसी दूरी रखी जाती है, इसी दूरी को पृथक्करण दूरी कहा जाता है। तो दो किस्मों के मध्य आनुवंशिक शुद्धता बनाए रखने के लिए जो दूरी रखी जाती है उसी दूरी को आइसोलेशन डिस्टेंस कहा जाता है। आइसोलेशन डिस्टेंस क्यों रखी, जैसे यहां आपने एक वैरायटी उगाई अवरोधी। अब इस अवरोधी के जो पोलन्स होते हैं वो पोलन्स कई बार क्या होते हैं दोस्तों, वो पोलन्स है कई बार जैसे बी पे चले गए, या बी के जो पोलन्स है वो कई बार किसके ऊपर चले गए, ए के ऊपर चले गए। तो इसमें क्रॉसिंग हो जाता है और क्रॉसिंग होने से ना ये वैरायटी अवरोधी है और ना ये वैरायटी GNG 1000 है। इसके अंदर दोनों के सिम्टम्स जा चुके हैं, इसलिए उसकी जो है आनुवंशिक शुद्धता खराब हो जाती है। तो यहां पर आनुवंशिक शुद्धता का तात्पर्य यह है, दो किस्मों के मध्य आनुवंशिक शुद्धता रखने के लिए जो दूरी रखी जाती है उस दूरी को पृथक्करण दूरी कहा जाता है। ठीक है, ये आपका जो सेकंड पॉइंट कंप्लीट है। अब देखिए कौन कौन सी फसलों के अंदर आइसोलेशन डिस्टेंस कितना रखा जाता है। तो यहां पर देखो एक आता है आपका फसल, एक होता है आपका फसल, एक होता है दोस्तों आपका आधार बीज, आधार बीज होता है, और दोस्तों एक होता है आपका प्रमाणित बीज होता है। एक क्या होता है दोस्तों आपका प्रमाणित। तो गेहूं, जौ, जई और धान, पहली जो क्रॉप है दोस्तों वो है गेहूं, जई और धान। गेहूं, जौ, जई और धान जो है इसके आधार बीज की दूरी 3 मीटर और प्रमाणित बीज की दूरी भी कितनी रखी जाती है बेटा आपके 3 मीटर। इसके अलावा जैसे एक आता है नंबर 2 संकुल मक्का, यहां पर रखा जाता है 400, प्रमाणित में रखा जाता है 200 मीटर। यह मैं आपको बताना चाहूंगा, यह बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद में नंबर 3 पे आता है जैसे संकर मक्का होता है,
संकर मक्का के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। संकर मक्का के में आधार बीज में 600 मीटर और आपका जो प्रमाणित बीज है उसमें 300 मीटर रखा जाता है। इसके अलावा दोस्तों जैसे आपकी जवार है, तो जवार के अंदर देखिएगा जो जवार आता है, जवार के अंदर जैसे आधार बीज में 200 मीटर और इसके अलावा जैसे आपका प्रमाणित बीज है उसमें 100 मीटर दूरी रखी जाती है। इसके अलावा जैसे चना है, आपके नंबर 5 पे जो है ये चना है। चना के अंदर आधार बीज में डिस्टेंस 10 मीटर और प्रमाणित बीज के अंदर जो डिस्टेंस है वो कितना रखा जाता है, वो डिस्टेंस रखा जाता है दोस्तों आपका 5 मीटर। ठीक है, अब अपन बात करेंगे, अब जो ये है कि ये आपका जो आइसोलेशन डिस्टेंस में हमने जो क्रॉप पढ़ी उसके अंदर जो आपका मक्का है ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूंगा कृषि पर्यवेक्षक जैसी जो एग्जाम होती है, जेट एग्जाम होती है, AOW, उन एग्जाम में भी कई बार ये पूछा जाता है जैसे संकुल मक्का के आधार बीज की दूरी कितनी है। संकुल मक्का के आधार बीज की दूरी 400 मीटर, लेकिन उसे प्रमाणित में उगाएंगे 200। उसके बाद में हाइब्रिड मेज होता है, हाइब्रिड मक्का होता है, आधार बीज की दूरी 600 मीटर और प्रमाणित बीज की दूरी 300 मीटर होती है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। जवार 200, प्रमाणित में 100, चना 10 और 5 मीटर। ठीक है, ये आपका सेकंड प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। उसके बाद में देखिएगा उन्नत सस्य क्रियाएं। ठीक है, उन्नत सस्य क्रियाओं का मतलब ये होता है कि अपन जो बीज बनाते हैं या बीज वैरायटी तैयार करते हैं तो उन्नत सस्य क्रियाएं जो है उसके अंदर जैसे अपन बात करेंगे कि जैसे जो अपन सीड ड्रिल काम में लेते हैं उस सीड ड्रिल को पहले साफ कर ले, क्योंकि कई बार क्या होता है उसमें खरपतवार या अन्य किस्मों के बीज होते हैं। बीज के साथ ना सही डेप्थ में उसकी सोविंग करें, सही क्रांतिक अवस्थाओं में पानी दे, उसके बाद में खाद उर्वरक का ध्यान रखे, सही समय पर कटाई करे। वो सारी की सारी जो चीजें होती है वो किस में आती है, आपके उन्नत क्रियाओं में। इसके अलावा देखो उन्नत क्रियाओं में यदि हमारे खेत में फिर भी अवांछित पौधे उग जाते हैं तो उन अवांछित पौधों को उखाड़ना चाहिए। तो अवांछित पौधों को उखाड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? अवांछित पौधों को उखाड़ने की क्रिया को रॉगिंग कहा जाता है। आपसे पूछा जाए अवांछित पौधों को उखाड़ना क्या कहलाता है, तो अवांछित पौधों को उखाड़ना क्या कहलाता है? रॉगिंग। ठीक है, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके खेत में उगे हुए अवांछित पौधों है ना, उन अवांछित पौधों को बोलेंगे रोग्युवीड। रोग्युवीड को हटाना क्या कहलाता है दोस्तों? रॉगिंग। अब उसके बाद में हमारी फसल तैयार है, उस फसल का हार्वेस्ट करेंगे। हार्वेस्ट कब करेंगे? जैसे हम गेहूं की बात कर रहे थे तो हमारी फसल इतनी परिपक्व हो जाए कि उसके दानों में नमी का मात्रा 20% से क्या हो जाए, से कम हो जाए, जो है फसल पूर्ण रूप से पककर सूखने लग जाए। उसके बाद में उसकी क्या करेंगे? हार्वेस्टिंग करेंगे। हार्वेस्टिंग करने के बाद में उसको सुखाएंगे और सुखाने के बाद में दोस्तों उसकी गाहाई की जाती है। गाहाई का मतलब क्या होता है? थ्रेसिंग। गाहाई का अर्थ क्या होता है? थ्रेसिंग करेंगे। थ्रेसिंग के अंदर हमारे को कुछ चीजों की ध्यान में रखना जरूरी है। थ्रेसर का जो RPM होता है, राउंड पर मिनट होता है, उसको इस प्रकार से सेट करें कि हमारी जो फसल के जो दाने हैं वो टूटे नहीं और प्योर क्वालिटी का हमारे को जो है उत्पादन प्राप्त हो। ठीक है, अब उसका क्या करेंगे? भंडारण करेंगे। तो भंडारण के अंदर दोस्तों मैंने आपको बताया खाद्यान्न को कितनी पे स्टोरेज करेंगे, दलहन को कितनी पे, और आपका मसाला और ऑयल सीड आता है उसको कितनी नमी के ऊपर स्टोरेज किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से अपन जो है उत्तम बीज का निर्माण करते हैं। तो इन क्रियाओं को ध्यान में रखते हुए उत्तम बीज का निर्माण किया जाता है। अब दोस्तों इसी पार्ट का सीड का एक और टॉपिक आता है जिसे अपन बोलेंगे दोस्तों सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी जो है, सीड डोरमेंसी का जो अर्थ होता है वो है बेटा आपका बीज सुसुप्तता। बीज सुसुप्तता होती है, जैसे अपन बात करेंगे बीज सुसुप्तता का अर्थ क्या होता है, इसे सीड डोरमेंसी जो आप कहते हो। सीड डोरमेंसी से तात्पर्य है कि बीजों के भ्रूण का अस्थायी रूप से निष्क्रिय हो जाना बीज सुसुप्तता कहलाता है। तो यहां पर अपन लिखेंगे जो बीज है, बीजों के भ्रूण का अस्थायी रूप से
निष्क्रिय हो जाना। अब ऐसी कंडीशन के अंदर क्या है, ऐसी कंडीशन के अंदर चाहे आप कुछ भी अवेलेबल कराओ, बीज उगने में सक्षम नहीं रहता। तो बीजों के भ्रूण का अस्थायी रूप से निष्क्रिय हो जाना बीज भ्रूण, ये बीज सुसुप्ता कहलाता है, जिसे सीड डोरमेंसी अपन कहते हैं। अब दोस्तों सीड डोरमेंसी जो होती है ये कितने प्रकार की होती है। जैसे पहला जो आता है प्राइमरी सीड डोरमेंसी। प्राइमरी सीड डोरमेंसी से तात्पर्य जो है, प्राइमरी सीड डोरमेंसी का मतलब क्या होता है कि जो बीज होता है वो बाह्य दृष्टिकोण से तो परिपक्व होता है, लेकिन इंटरनली जर्मिनेशन कैपेसिटी नहीं रखता, जिसके कारण जो होता है वो प्राथमिक डोरमेंसी पैदा होती है। तो ये कहने का मतलब प्राकृतिक डोरमेंसी भी कहलाती है। प्राकृतिक सुसुप्ता कहलाता है। इसमें मैंने जैसा कि मैंने बताया कि जो बीज होता है वो बीज एक्चुअल में बाहर से परिपक्व लगता है, लेकिन इंटरनली जो उसकी पोजीशन होती है वो जर्मिनेशन के लायक नहीं रहती, इसके कारण ऐसी डोरमेंसी पैदा होती है। ठीक है, उसके बाद में देखिएगा द्वितीयक डोरमेंसी जो आती है, इसे अपन सेकेंडरी डोरमेंसी कहते हैं। ये अनुकूल परिस्थितियों का अभाव होना, अनुकूल परिस्थितियों का अभाव होना। यदि बीज के अंदर अनुकूल परिस्थितियों का अभाव है तो बीज वहां पर नहीं उग पाता है। बलकृत की अपन बात करेंगे। बलकृत में क्या होता है, बीजों को अधिक गहराई में बोना। अधिक गहराई में बीजों को अधिक गहराई में बोना। तो बीजों को यदि अधिक गहराई में बो दिया जाता है तो जो बीज है वो बीज वहां पर जर्मिनेटेड नहीं हो पाता। तो आपसे दोस्तों ये पूछा जाए बीज सुसुप्ता की परिभाषा दीजिएगा। बीजों के भ्रूण का अस्थायी रूप से निष्क्रिय होना क्या कहलाता है, भ्रूण, ये बीज सुसुप्ता या सीड डोरमेंसी तीन प्रकार की होती है। प्राथमिक सुसुप्ता जो प्राकृतिक सुसुप्ता कहलाती है, एक द्वितीयक सुसुप्ता जो अनुकूल परिस्थितियों का अभाव होता है, और एक बलकृत होता है। कई बार जो किसान बीज को अधिक गहराई में बो दिया जाए तो कई बार जैसे नमी है, इसके अलावा जैसे O2 है, कई बार जैसे लाइट है, प्रकाश आदि का क्या हो जाता है दोस्तों, अभाव हो जाता है। इस कारण जो है हमारा बीज उग नहीं पाता। ठीक है, ये आपका सीड डोरमेंसी जो है वो हो गया। अब अपन बात करेंगे हमारी जो बीज में जो सीड डोरमेंसी आती है, इस सीड डोरमेंसी को किस प्रकार से भंग किया जाता है। ठीक है, तो सीड डोरमेंसी को भंग करने के लिए जैसे एक आता है प्रकाश से उपचारित, एक आता है दोस्तों प्रकाश से उपचारित, एक आता है ताप से उपचारित, एक आता है ताप से उपचारित, इसके अलावा रसायनों के प्रयोग, रसायनों का प्रयोग करेंगे। अब देखो अपन है ना, जैसे कई बार आपने देखा होगा कि जैसे जो प्रकाश की रेड किरणें होती है वो रेड किरणें बीज अंकुरण को बढ़ाती है, तो इसमें लाल किरणें जो है वो उपलब्ध करवाई जाती है बीज को। ठीक है, इसके अलावा जैसे एक आता है ताप पर, तो तापमान जो है, तापमान को फ्लेक्सिबल किया जाता है, कभी बढ़ाया जाता है कभी कम किया जाता है। तो उसका जो एम्ब्रियो होता है वो एम्ब्रियो क्या होता है, एक्टिव होता है, तो ये ताप से भी उपचारित कर सकते हैं। एक आता है रसायन। रसायन के अंदर अपन बात करेंगे, जैसे आपका जो आलू है, आलू के अंदर डोरमेंसी आ जाती है, तो आलू में डोरमेंसी को हटाने के लिए 1% थायोयूरिया, 1% थायोयूरिया का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जैसे आपने देखा होगा एक जिब्रेलिक एसिड आता है, इसके अलावा आपका साइटोकाइनिन है, एक आता है दोस्तों आपका जैसे 1 से 3% पोटेशियम नाइट्रेट,
1 से 3% पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाए तो ये भी आपका जो सीड डोरमेंसी है उसको हटाने का काम करता है। तो अपन डिस्कस कर रहे थे, बीज हमने पढ़ा, बीज के डेफिनेशन हमने पढ़ी, बीज के प्रकार पढ़े, उत्तम बीज के गुण पढ़े, उत्तम बीज कैसे तैयार किया जाता है वो भी सारी चीजें हमने पढ़ी। उसके बाद में बीज का जो लास्ट पॉइंट था सीड डोरमेंसी की डेफिनेशन, इसके टाइप और सीड डोरमेंसी को किस प्रकार से अलग किया जाता है। आपने देखा होगा जो मूंगफली है, मूंगफली में भी सीड डोरमेंसी बहुत ज्यादा होती है। मूंगफली की एक वैरायटी है जिसका नाम है M13। अब देखो बीज के कुछ टेस्ट होते हैं दोस्तों, बीज के कुछ टेस्टों की अपन बात करेंगे। देखो एक होता है आपका GOT टेस्ट, जिसे अपन बोलेंगे ग्रो आउट टेस्ट, ठीक है। तो ये बीज की आनुवांशिक शुद्धता के लिए, बीज की जो आनुवांशिक शुद्धता है, बीज की आनुवांशिक शुद्धता के लिए जो टेस्ट किया जाता है वो GOT टेस्ट है ना, ग्रो आउट टेस्ट। एक होता है TZ परीक्षण, TZ जो परीक्षण होता है ये जैसे आपका बीज की जीवन क्षमता के लिए, बीज की जीवन क्षमता के लिए जो टेस्ट किया जाता है वो कौन सा है, TZ। उसके बाद में मैंने देखो आपको ये बताई जो अशुद्धियां हैं, उन अशुद्धियों को क्या बोलेंगे दोस्तों, अपन उनको डॉकेज के नाम से अपन संबोधित करते हैं। इसके अलावा देखो बीज का कुछ बेसिक आता है, जैसे बीज की जो प्रमाणीकरण संस्थाएं होती है, बीज की प्रमाणीकरण संस्थाएं होती है, उन प्रमाणीकरण संस्थाओं में जैसे नेशनल सीड कॉर्पोरेशन। तो नेशनल सीड कॉर्पोरेशन की स्थापना जो है दोस्तों 7 मार्च 1963 के अंदर इसकी स्थापना की गई। उसके अलावा ये आपके नई दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय है, नई दिल्ली के अंदर इसका क्या है दोस्तों, मुख्यालय है। उसके बाद में देखो एक आता है राजस्थान स्टेट सीड कॉर्पोरेशन, इसकी स्थापना 1978 में और इसकी स्थापना हुई दोस्तों आपके जयपुर में। तो राजस्थान लेवल पर जो आपका प्रमाणीकरण संस्था है वो कौन सी है, राजस्थान राज्य बीज निगम जो होती है। इसके अलावा देखो एक लगा सीड एक्ट, सीड एक्ट जो होता है जिसे अपन बोलते हैं बीज अधिनियम। बीज अधिनियम जो है ये दो चीजें हैं, एक कब पारित हुआ, पारित हुआ का अर्थ क्या होता है, अनाउंसमेंट होता है इसका, और एक है लागू होना। तो एक्चुअल में इसका जो अनाउंसमेंट है ये हुआ दोस्तों 1966 में और ये लागू हुआ 1969 में। बहुत बार आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है सीड एक्ट कब पारित हुआ, 1966, और ये कब लागू हुआ, 1969 के अंदर ये लागू हुआ। नेशनल सीड कॉर्पोरेशन 7 मार्च 1963 नई दिल्ली में, और एक राजस्थान लेवल पर राजस्थान स्टेट सीड कॉर्पोरेशन RSSC, राजस्थान राज्य बीज निगम, ठीक है। उसके बाद में देखो एक आता है जैसे जो आपका बीज कंट्रोल ऑर्डर, सीड कंट्रोल ऑर्डर है, बीज नियंत्रक जो आदेश है, ठीक है, इसे अपन बोलेंगे सीड कंट्रोल ऑर्डर जो है ये लागू हुआ दोस्तों आपके 1983 के अंदर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो बीज का टॉपिक था, बीज का टॉपिक वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसके अंदर हमने बीज से संबंधित सभी चीजों को 12th और जेट बेसिस पे हमने पढ़ा है। और मैं जहां तक समझ पा रहा हूं मेरे आप सभी जो स्टूडेंट्स हैं आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अब जो है नेक्स्ट आपका जो चैप्टर नंबर 2 है आपका 12th क्लास एग्रीकल्चर का, उस 12th क्लास के चैप्टर के बारे में नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन डिस्कस करेंगे। और आप जो है ये जो क्लास है ये आपके 12th क्लास जेट ICR बेसिस पर आप लोगों के लिए रखी गई है, इसलिए आप है ना ऐसा नहीं 12th विद्यार्थियों के लिए है, जेट ICR 12th सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लासेज है। नमस्कार, जय अराइज, जय किसान।